स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कि व्हाट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? तो द ब्लैंकेट ऑफ एयर अप टू 1500 किलोमीटर सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। कि हवा की एक चादर है जिसकी ऊंचाई 1500 किलोमीटर तक है, मतलब हवा 1500 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे तक है, जो सराउंड करती है, घेरे हुए है पूरे अर्थ को, उसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट द गैसियस कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि कौन कौन से गैस हैं एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट करता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 4 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स हैं, तो 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोफियर एंड थर्मोस्फियर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज नोन एज ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर क्या है? तो ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट एंड डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर टचिंग द लैंड सरफेस। इट एक्सटेंड फ्रॉम 8 किलोमीटर to 18 किलोमीटर इन हाइट। अब ये जो ट्रोपोस्फियर है सबसे नीचे का लेयर है जो ग्राउंड को टच करता है, और इसका जो ऊंचाई है, ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक हाइट में इसकी ऊंचाई रहती है। नेक्स्ट है मेंशन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की जो है कि मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो देयर इज टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर इन दिस लेयर। इसकी सबसे खास विशेषता क्या है कि इसमें वाटर वेपर एकदम ही है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, और ये फैला हुआ ऊंचाई तक है, 50 किलोमीटर की हाइट तक है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट अप टू -55 डिग्री सेल्सियस, और इसमें जो है ना टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है -55 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, in which layer of atmosphere do all weather condition occur। कि कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का? 4 लेयर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में, तो कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें कि सारे के सारे वेदर कंडीशन ऑकर करते हैं? तो ट्रोपोस्फियर इज द लेयर वेयर ऑल वेदर कंडीशन ऑकर इन डिफरेंट फॉर्म। सारे जो मौसम के बदलाव हैं वो सारे के सारे इसी लेयर में होते हैं, इसी के विदिन होते हैं, और यह है आपका ट्रोपोस्फियर जिसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द कंस्टिट्यूएंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच साइंटिस्ट कंसीडर रिस्पांसिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट है गैसेस की, कौन से ऐसे हिस्से हैं मतलब उसके जो एटमॉस्फेयर में है, जो कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि वो जिम्मेदार है मौसम के बदलाव के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। कौन कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। एज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन एंड बाय रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो एब्जॉर्ब करता है हीट सन से और रेडिएशन से अर्थ से। ओजोन एब्जॉर्ब एक्सट्रीमली हॉट अल्ट्रावायलेट रेज कंट्रोलिंग द आइडियल टेम्परेचर कंडीशन ऑन द अर्थ। और ओजोन क्या करता है? ओजोन सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज्यादा हॉट अल्ट्रावायलेट रेज को, और इससे वो क्या करता है? एक आइडियल टेम्परेचर कंडीशन बनाने में मदद करता है, मतलब कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नोन एज ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ओजोन which absorb the extremely hot ultraviolet rays of the sun. It is known as ozone layer. अब स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है उसी के अंदर जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ओजोन है जो एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज्यादा गर्म अल्ट्रावायलेट की किरणों को जो सन से निकल के आती हैं, और यही जो ओजोन वाली लेयर है स्ट्रेटोस्फियर में उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज लीडिंग टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। कि किस वजह से डिप्लीशन हो रहा है ओजोन लेयर में, एटमॉस्फेयर में। एक्सेसिव एमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CFCs फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स टेक आउट ऑक्सीजन फ्रॉम ओजोन लेयर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड या फिर ऑक्साइड्स। इन दिस वे द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर टेक प्लेस।
ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का O3 मॉलिक्यूल है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। तो बहुत ज्यादा जो इमिशन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है जो पैदा कर रहे हैं हम, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है इंडस्ट्रीज से, व्हीकल से, ये सब जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं ओजोन लेयर से, और ऑक्साइड वगैरह फॉर्म कर रहे हैं अपना, या फिर अलग अलग तरह के कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन का लेयर है उसमें डिप्लीशन आ रहा है, उसमें कमी आ जा रही है। What is known as global warming? Global warming क्या है? तो global warming is the increase in temperature of the earth due to enhanced concentration of greenhouse gases CFC in atmosphere. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर में अर्थ के इंक्रीज कर जाना, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस धीरे धीरे उनका अमाउंट बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। क्वेश्चन नंबर 11, नेम इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस। तो कुछ मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस के हमको यहाँ पे नाम बताने हैं। मेन ग्रीन हाउस गैसेस आर CFC, chlorofluorocarbon and nitrogen oxide, which are emitted by fertilizer industries and transport engines along with carbon dioxide and methane। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस में मेन ये दोनों है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CFCs, जो कि कहाँ से उत्सर्जित होते हैं? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से और ट्रांसपोर्ट इंजन वगैरह से, और ट्रांसपोर्ट इंजन वगैरह से, और ये जो है किसके साथ आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेम टू चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज ऑफ द सन। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, ये क्या करता है? बहुत ही ज्यादा हार्मफुल वायलेट, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन से हमको बचाता है, जो सूरज से धरती पे आती हैं। इट कंट्रोल द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड प्रोवाइड लाइफ गिविंग गैसेस। अब ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है यानी वाटर साइकिल है, इसको ये कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर, और हमको प्रोवाइड करता है लाइफ गिविंग गैसेस, यानी वो गैसेस जो जिंदगी के लिए हमारे जरूरी हैं। What keeps the atmosphere in a dynamic state? क्या ऐसी चीज है जो एटमॉस्फेयर को डायनेमिक स्टेट में रखती है? The atmosphere protect the earth from harmful ultraviolet and infrared rays of the sun. It has oxygen and nitrogen. इसमें जो है ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे द लाइफ सस्टेनिंग गैसेस, इट हेल्प इन रिटेनिंग द नेसेसरी वार्मथ ऑफ द earth and help in the circulation of water vapor as the source of rainfall. This function of atmosphere keep it in a dynamic state. कहना क्या चाहता है कि हमारा जो वातावरण है वो हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल, हानिकारक अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों से जो सूरज से निकलती हैं। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जो कि लाइफ गिविंग गैसेस हैं, और ये जो है मदद करते हैं रिटेन करने में, फिर से प्राप्त करने में नेसेसरी वार्मथ ऑन द अर्थ, कि नेसेसरी जो गर्मी है, जितनी गर्मी होनी चाहिए उसको पाने में, और ये मदद करते हैं सर्कुलेट करने में वाटर वेपर को, और जो कि बहुत बड़ा सोर्स है रेनफॉल का। तो ये फंक्शंस वगैरह एटमॉस्फेयर की जो हैं वो एटमॉस्फेयर को यानी क्या करती हैं? डायनेमिक स्टेट में रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज कॉल्ड वेदर। वेदर क्या है? तो वेदर इज द फिजिकल कंडीशन और स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, प्रेशर, स्टेट ऑफ स्काई एटसेट्रा एट अ गिवन लोकेलिटी और एन एरिया। तो वेदर क्या है? तो वेदर इज नथिंग बट फिजिकल कंडीशन, किसी भी जगह का, है ना, उस एटमॉस्फेयर का, कि वहां का वातावरण कैसा है, वहां का टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर आसमान क्लाउडी है, स्टेट ऑफ स्काई मतलब क्लाउडी है या फिर बादलों से घिरा है, कैसा है, किसी गिवन लोकेलिटी या एरिया का, तो उसको क्या बोलते हैं? वेदर। क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो आंसर, ग्लोबल वार्मिंग, द टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज राइजिंग। तो जो टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज, तो ये जो फिनोमिनन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे इज होगा, करेक्ट कर लेना। दिस फिनोमिनन इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा नहीं, नोन एज ग्लोबल वार्मिंग ये रिजल्ट करता है, सॉरी, ये जो फिनोमिनन नोन एज ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ इनहैंस्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कॉज्ड मेनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अच्छा ठीक है, ये सही था। ये जो घटना है, जो ग्लोबल वार्मिंग है,
ये किसका रिजल्ट है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, और वो अमाउंट बढ़ रहा है अल्टीमेटली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। इसके प्रभाव क्या है, कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल टेम्परेचर इज लाइकली rise by 2 to 5 degree Celsius. There is a chance of melting of ice caps on the Earth pole. कि ऐसा है कि ग्लोबल टेम्परेचर अगर राइज करेगा 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाएगा, तो जो आइस कैप्स हैं यानी कि जो चोटियां हैं जो बर्फ से ढकी हैं वो सब गलने लगेंगी, पोल्स वगैरह पे भी जो बर्फ जमी है वो भी गलने लगेगी। तो दिस मेल्टिंग ऑफ आइस विल रिजल्ट इन द राइज ऑफ द सी लेवल, और इससे जो है कि समंदर का पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और बड़े बड़े जो स्ट्रेचेस हैं ऑफ लो लाइंग एरियाज वो सब डूब जाएंगे। मेनी आइलैंड कंट्री विल फेस डीप इंक्रोचमेंट, इंक्रोचमेंट अतिक्रमण हो जाएगा बाय सी वाटर, मतलब वो समंदर के पानी में समा जाएंगी, समंदर का पानी का लेवल बढ़ेगा तो। और सब में डिसअपियर ऑल टुगेदर, और कुछ कुछ तो ऐसा कि पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। As the increase in temperature will be uniform all over the surface of the world, there will be serious climate change. This will bring various change in wind and rain pattern. अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग से अगर चारों तरफ का टेम्परेचर पूरा वेरी करेगा और सेम टाइप का होने लगेगा तो होगा क्या, यूनिफॉर्म होगा अगर टेम्परेचर, तो हवाएं किधर से किधर बहेंगी, क्लाइमेट किस तरह से चेंज होगा, तो बहुत भयानक बदलाव आ जाएगा, और बारिश के पैटर्न वगैरह में क्या होगा, चेंज आ जाएगा, है ना, और हवाओं के पैटर्न में भी। इसके अलावा हायर टेम्परेचर विल कॉज राइज इन ट्रांसपीरेशन विच इन टर्न विल अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल, और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से होगा क्या, ट्रांसपीरेशन होगा और ग्राउंड वाटर टेबल को भी अफेक्ट होगा। as the climate belt from equator toward the pole, the vegetation would also shift away from the equator, और जो vegetation है ना वो भी इक्वेटर की तरफ से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। insect and pet will increase in warmer climate condition। अब यहाँ पे जो इंसेक्ट हैं और जो पेट्स हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की, और ये जो कि वो जो है बढ़ जाएंगे वार्मर कंडीशन में, यानी कि उमस वाले मौसम में। दस पैथोजेनिक डिसीजेज विल मल्टीप्लाई, पैथोजेनिक डिसीजेज जो इनसे होते हैं कीड़े मकोड़ों से वो बढ़ते चले जाएंगे। ग्रीन हाउस, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ग्रीन हाउस आर बिल्ट इन कोल्ड एरियाज टू ग्रो प्लांट विद इन इट इन टेम्परेचर। ग्रीन हाउस को बिल्ड किया जाता है ठंडी जगहों पे ताकि पेड़ वगैरह उगाया जाए, है ना, विद इन इट इन टेम्परेचर पे। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द होल अर्थ इज बिकमिंग अ ग्रीन हाउस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी की पूरी धरती ही ग्रीन हाउस बनती जा रही है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, which indirectly disturb the normal life of the on the earth by challenging nature, and nature will originate many unwanted problem of change in climate, radiation imbalance, disease etc। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे जो है पूरी धरती ही ग्रीन हाउस होती जा रही है, तो इससे क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज करेगा, और इससे इनडायरेक्टली डिस्टरबेंस होगा नॉर्मल लाइफ जो जिंदगी चल रही है अर्थ पे, और ये चैलेंज करेगा नेचर को, और नेचर जो है बहुत सारे जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी जो कि हम नहीं चाहते हैं, बहुत सारे रेडिएशन इम्बैलेंस आएंगे, बीमारियां पैदा होंगी। Rate of absorption of solar radiation by earth and its emission back into space as infrared waves balances the heat on earth। अब यहाँ पे अर्थ पे होता क्या है कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड वेव्स को, और हीट को डिसिपिएट भी करता है, वापस भी भेजता है स्पेस में। यह फिनोमेनन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का सरफेस टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये बहुत मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं, फॉर्म होगा यहाँ पे FORM, फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द ग्लोब विच प्रिवेंट द पासेज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स फ्रॉम अर्थ बैक इनटू स्पेस। अब ये सब जो है ना एक चादर बना के रखते हैं और एक प्रिवेंशन भी करते हैं कि जो है कि इंफ्रारेड वेव्स वगैरह का अर्थ से बैक इनटू स्पेस जाने में थोड़ा सा जो है कि प्रिवेंशन करते हैं, रोक के रखते हैं। वरना क्या होगा, अगर सारी हीट आई और सारी जो है वापस चली जाएगी तो होगा क्या, अर्थ का टेम्परेचर रात में बिल्कुल पूरा डाउन हो जाएगा। concentration of solar radiation produces much heat making earth a very warm place,
और ये जो कंसंट्रेशन है सोलर रेडिएशन का वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और धरती को एक बहुत गर्म जगह बना देगा. This phenomenon is similar to that greenhouse in which the glass enclosed area get heated up due to insulation from the rest of the environment. अब ये जो है phenomenon बिल्कुल सिमिलर है जिसमें कि ग्रीन हाउस की तरह कि जो ग्लास का इनक्लोज एरिया रहता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है इंसुलेशन की वजह से. रेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट से उसको इंसुलेट कर दिया जाता है तो बहुत गर्म हो जाता है. हेंस ग्लोबल वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है. हेंस ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो ग्लोबल वार्मिंग को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर. ये क्या है? तो the decrease in temperature is known as normal lapse rate, which is calculated as average degree of 1 degree Celsius for every 166 meters altitude gained. यानी कि 166 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे आ जाता है, डाउन हो जाता है, तो इसको नॉर्मल लैप्स बोलते हैं, रेट ऑफ टेम्परेचर. The lapse rate works mainly in troposphere, which result in various types of weather and climate changes affecting the life on earth. अब यहाँ पे जो लैप्स रेट है ना ये काम करता है मेनली ट्रोपोस्फियर में, जिसकी वजह से जो रिजल्ट करता है बहुत सारे वेदर और क्लाइमेट चेंज में, जिससे कि जिंदगी के ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, CFC. तो chlorofluorocarbon are organic compound that contain carbon, chlorine, fluorine produced as volatile derivatives of methane and ethane, which catalyze the conversion of ozone into O2, while O3 is more powerful to absorb ultraviolet rays than that of O2. So CFC disturb the ozone layer, which is so essential for the earth. अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं वोलेटाइल यानी जो आराम से इवेपोरेट हो जाए ऐसा डेरिवेटिव बनाते हैं ये मीथेन का और इथेन का, जो कैटेलाइज कर देता है ओजोन को, कैटेलाइज करता है ओजोन के कन्वर्जन को, यानी कि स्पीड अप कर देता है. O3 कन्वर्ट हो जाता है O2 में, जबकि जो O3 है वो ज्यादा पावरफुल होता है अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करने में. इसी तरह से हो क्या रहा है, O3 O2 में कन्वर्ट होता जा रहा है इसकी वजह से, CFC की वजह से. तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है ओजोन लेयर को, जबकि ओजोन लेयर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. फिर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन एटमॉस्फेयर, नेम द 4 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर क्या है? द अर्थ सराउंडेड बाय अ कवरिंग ऑफ एयर which extend to a height of several hundred kilometer, कई सौ किलोमीटर तक ऊपर तक जा रही है जो आपका एयर का जो ब्लैंकेट है, तो उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द एयर इज डेंस. एज वी गो अप हायर द एटमॉस्फेयर गेट्स मोर एंड मोर रेयर फिल्ड. अब नीचे सरफेस पे बहुत ही भारी है हवा, और जैसे जैसे आप ऊंचा जाओगे वैसे वैसे आपको जो है कि हवा पतली होती जाएगी, मतलब कम हो जाएगी डेंसिटी. About half the air composing the atmosphere is found within 5 km of the Earth's surface. अब देखो इसकी हाइट तो पूरी 1500 किलोमीटर तक है एयर ब्लैंकेट की, लेकिन 5 किलोमीटर में ही मैक्सिमम एयर तुमको मिल जाएगा, है ना, पूरे एटमॉस्फेयर का. द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग बेल्ट लेयर. अब कौन कौन सी फॉलोइंग बेल्ट लेयर है? पहला है ट्रोपोस्फियर. दिस एटमॉस्फेरिक लेयर lies close to the Earth's surface. It extends to a height from 8 km near the poles to 18 km near the equator. Most of the weather phenomena occur in this layer of atmosphere. It is a dusty ozone containing much water vapor and clouds. अब ये जो आपका एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ये अर्थ के सरफेस के करीब है, ये फैला हुआ ऊंचाई तक है 8 किलोमीटर पोल पे और 18 किलोमीटर तक ऊंचा है इक्वेटर तक. इक्वेटर पे ज्यादातर वेदर फेनोमेना सब इसी में होते हैं, और ये डस्टी जोन है, बिल्कुल धूल वगैरह है, और इसके अंदर जो है बहुत सारे वाटर वेपर वगैरह, क्लाउड्स वगैरह भी फॉर्म होते हैं, इसी में सब ये फिनोमेना वेदर वाली होती है. स्ट्रेटोस्फियर, द नेक्स्ट लेयर लाइंग अबव द ट्रोपोस्फियर इज द स्ट्रेटोस्फियर. अगला लेयर जो लाई करता है ट्रोपोस्फियर के ऊपर वो स्ट्रेटोस्फियर है. द थिकनेस ऑफ दिस लेयर लाइज अबाउट 62 किमी एट द इक्वेटर and 72 किमी at the poles.
अब ये जो इसका मोटापा है ना, इसका 62 किलोमीटर इक्वेटर पे है और पोल पे 72 किलोमीटर है। टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और इसमें जो टेम्परेचर है बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। देयर इज नो क्लाउड, वाटर वेपर ऑफ डस्ट इन दिस लेयर ड्यू टू कांस्टेंट टेम्परेचर इन द वर्टिकल कंडीशन। ऊंचाई में वर्टिकल कंडीशन, ऊपर से नीचे जो आता है उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल कंडीशन में पूरा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, इसीलिए इसमें क्लाउड्स वगैरह और वेपर वगैरह डस्ट नहीं मिलता। ओजोन गैस इज फाउंड इन abundance which absorb harmful ultraviolet radiation from the sun। जो ओजोन गैस है वो भी इसी में मिलती है, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट है आपका मेसोफियर। दिस थर्ड लेयर इज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। ये मेसोफियर स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है। मेसो मीनिंग द इंटरमीडिएट। दिस रीजन इज मार्क्ड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट। अब ये मेसोफियर क्या है, इंटरमीडिएट है। अब ये रीजन को मार्क किया जाता है कि इसमें जैसे जैसे हाइट पे जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस एट स्ट्रेटोपॉज टू 100 डिग्री सेल्सियस एट मेसोपॉज। देखो रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस एट मेसोपॉज बिल्कुल चेंज हो जाता है टेम्परेचर। दिस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज प्रोबेबली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फीयर। अब ओजोन मॉलिक्यूल वगैरह क्या है, बिल्कुल एब्सेंट है बाहर में, इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर के बाहर, तो इसीलिए इसमें जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है 0 से 100। और ये लेयर एक्सटेंड करता है टू 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे है। अरे मोटा है ये, above the earth, ठीक है, 80 किलोमीटर तक। थर्मोस्फीयर, it lies above the mesosphere and is divided into two part, ionosphere and exosphere। अब ये थर्मोस्फीयर जो है ना, ये मेसोफियर से भी ऊपर है, यानी ये सबसे टॉप का बात कर रहा है। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आयोनोस्फीयर है, एक एक्सोस्फीयर है। आयोनोस्फीयर है कि जो एयर लाई करता है, इसमें एयर का जो लेयर है लाइंग बिहाइंड द स्ट्रेटोस्फीयर इज नोन एज द आयोनोस्फीयर। कि स्ट्रेटोस्फीयर के बिहाइंड जो है उसको बोलते हैं हम लोग आयोनोस्फीयर। अब ये जो है ना 80 किलोमीटर तक तो दायरा था उसका। अब 80 किलोमीटर के ऊपर से लेके 480 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे जो आपका आयोनोस्फीयर का लेयर है, ये रेडियो वेव्स यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर से ही जो है कि रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट किए जाते हैं। इन दिस वे रेडियो मैसेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड अराउंड द कर्व ऑफ द अर्थ। और इस तरह से अर्थ के पूरे ऊपर कर्व में जो है ट्रांसमिट किया जाता है रेडियो वेव्स को। दिस इज अबाउट 970 किलोमीटर थिक, और ये 970 किलोमीटर मोटा है। एक्सोस्फीयर, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। इट लाइज समवेयर बिटवीन 480 किमी एंड अबव द अर्थ। अर्थ के ऊपर और 480 किलोमीटर के बीच में है, इसको बोलते हैं ओनली एक्सोस्फीयर। और इट इज ओनली टू एरो स्पेसशिप, और इसमें जो है कि ना इतना ऊंचाई पे वो एरो स्पेसशिप वगैरह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेंशन एनी 3 फंक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेन फंक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो यहाँ पे दिया है 3, मैंने लिखा है उससे ज्यादा, तो आप 3 ही लिखना। एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर। एयर के पास अपना खुद का वजन है और वो दबाव लाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। बीइंग प्रेस्ड डाउन इट ऑलवेज रिमेन्स इन कांटेक्ट विद लैंड एंड वाटर। और जमीन से और पानी से सटी हुई इसलिए है क्योंकि ऊपर से दबाव आता है हवा पे। Due to their physical contact, exchange of gases between air, land and water take place on a continuous basis। अब देखो धरती से पानी से चिपका हुआ है तो एक्सचेंज होता है गैसेस का। सॉइल एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ड्यू टू दिस कॉन्टेक्ट। और सॉइल जो है कि सोखता है ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन इस कॉन्टेक्ट की वजह से। और वाटर वेपर जो एयर में रहते हैं वो राइज करते हैं ओशियन से इवेपोरेशन के अकाउंट पे। कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, मदद करता है कि हीट एब्जॉर्ब हो सके और इसकी वजह से रात में अर्थ ठंडा रहे। बिकॉज ऑफ इट्स कंपोजिशन द एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट डायनेमिक एंटिटी। अपने कंपोजिशन की वजह से एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा जो है कि डायनेमिक एंटिटी है, मतलब बहुत डायनेमिक है। लार्ज मासेस ऑफ एयर आर बीइंग मूव्ड अप एंड डाउन अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सारी साइकिल्स हैं बहुत सारी, तो इसलिए जो है कि एटमॉस्फेयर कैसा है आपका डायनेमिक स्टेट में है। द एनर्जी ऑफ द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एटमॉस्फेयर इन डायनेमिक स्टेट।
और ये डायनेमिक स्टेट में रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेयर को? आपका सन का एनर्जी। गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। रीजन बताना है कि वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ व्हेन वी क्लाइंब माउंटेन्स। भाई पहाड़ों पे जब आप चढ़ते हो तो मुश्किल क्यों होती है सांस लेने में? तो मुश्किल क्यों होती है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर surrounding the earth is known as atmosphere. It exists in several layers around the earth. These layers become thinner at high altitude. Therefore, one finds it difficult to breathe as one goes up when he climbs mountain. जो ब्लैंकेट है ना, एयर को सराउंड करती है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, तो ये जो है कि सेवरल किलोमीटर तक ऊपर उठी हुई है। और ये जो सेवरल किलोमीटर तक ना बहुत ज्यादा बहुत लेयर्स में है, और ये लेयर एक के बाद एक जब ऊपर जाते हैं हम लोग तो पतली होती जाती है। तो इसीलिए ये लेयर पतली होने की वजह से जब कोई ऊंचाई पे ज्यादा जाएगा तो उसको जो है मुश्किल होगा सांस लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट डायनेमिक एंटिटी। बहुत ज्यादा डायनेमिक क्यों है? तो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज ऑफ द सन। इट हैज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द लाइफ सस्टेनिंग गैसेस. It helps in retaining the necessary warmth on the earth and helps in the circulation of water vapor, which is the source of rainfall. जो एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को हानिकारक किरणों से, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज से, और इसके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जो कि लाइफ सस्टेनिंग गैसेस हैं। ये मदद करता है रिटेन करने में नेसेसरी वार्मथ, यानी कि जो मतलब जरूरी वार्मथ है, गर्मी है अर्थ के लिए, ताकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अच्छा रहे, मतलब कंफर्टेबल रहे। और ये करता है क्या? रेस्कुलेशन करता है वाटर वेपर का, जो कि सोर्स है रेनफॉल का। तो इसीलिए जो आपका इन्वायरमेंट है एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल डायनेमिक है। ऑल द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो कि जमीन से लगा हुआ है 18 किलोमीटर तक, तो उसी में सारे वेदर कंडीशन क्यों होते हैं? तो ट्रोपोस्फियर इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय रेगुलर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। तो ट्रोपोस्फियर को कहा जाता है कि इसमें रेगुलर डिक्रीज होता है टेम्परेचर में एल्टीट्यूड के हिसाब से। दिस डिक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। तो ये जो डिक्रीज है इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। एवरेज डिक्रीज है 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 166 मीटर एल्टीट्यूड। यानी ना पहाड़ की चोटियों पे जाओगे ना तो ठंडा लगेगा। तो किसकी वजह से लगेगा? क्योंकि आप 166 मीटर अगर ऊपर गए हो तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। मतलब अगर कोई पहाड़ जो है आपका जो है आपका 500-600 मीटर ऊपर है, तो समझ लो कि नीचे जो टेम्परेचर है ऊपर जाके चोटी पे 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिल ही जाएगा। दिस टेम्परेचर वेरिएशन विद इन ट्रोपोस्फियर, ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे टर्बुलेंसेस के, डिस्टर्बेंसेस के, और ये सारे टर्बुलेंसेस जो है कि इनकी वजह से ही सारे वेदर फेनोमेना इसी ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये डायग्राम जो है आपकी बुक से है, जो आपको कॉपी डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इन द एटमॉस्फेयर देयर आर कंसेंट्रिक लेयर ऑफ द एयर। कंसेंट्रिक लेयर है एयर का एटमॉस्फेयर में। ईच लेयर हैज डिफरेंट डेंसिटी। हर एक का अपना अपना घनत्व है, घनापन है। द अपर लेयर प्रेस डाउन द लोअर वन। ऊपर की जो हवा है नीचे वाले को क्या करती है? प्रेस डाउन करती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एयर जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर। सो द एयर ऑफ द लोअर लेयर इज ऑलवेज हैवियर और डेंसर। तो हमेशा नीचे की हवा कैसी रहेगी? हैवियर और डेंसर रहेगी। while the upper layer are thinner or less dense। और ऊपर की हवा जो है थिनर रहेगी और कम गहरी रहेगी। in this way about 90% of the mass of air lies within a height of about 20 किलोमीटर। तो 90% जो पूरा वजन है ना एयर का, वो 20 किलोमीटर के अंदर ही है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जमीन के सरफेस से लेके ऊंचाई तक 20 किलोमीटर, इतने ही में सारा मैक्सिमम है। On the basis of characteristic of temperature and air pressure, there exist 4 thermal layer of atmosphere। 4 थर्मल लेयर हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। और जो थर्मोस्फियर है वो डिवाइडेड है 2 लेयर में, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर में। तो ये हम लोग पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चारों के बारे में। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर। तो ये देखो, ये भी हमारे पास क्वेश्चन सेकेंड टाइम आया है। तो कि क्या फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है डिप्लीशन के लिए ओजोन लेयर के?
तो वेरियस occupation related to industry, transport and fertilizer cause large amount of CFC emission. बहुत ज्यादा जो है कि CFC का emission होता है, along with nitrogen dioxide and methane have disturbed the ozone layer, depleting the oxygen particle. वही इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि O3 मॉलिक्यूल O2 में चेंज हो जाता है, इनकी वजह से ये ऑक्साइड्स बना लेते हैं अपना, या फिर जो है कोई कंपाउंड बना लेते हैं ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके। वोल्केनिक इरप्शन एमिट करता है सल्फर डाइऑक्साइड, क्रिएटिंग हार्मफुल केमिकल रिएक्शन, जो कि डिसमेंटल कर दे रहा है ओजोन लेयर को। तो कहीं वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होगा तो उसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा वो क्या करेगा, वो हार्मफुल रिएक्शन जो होगा उसकी वजह से, और उसकी वजह से ओजोन लेयर डिसमेंटल हो जाएगा, यानी बहुत नुकसान पहुंचेगा वहां पे। नेक्स्ट है स्टेट 4 फैक्टर दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो 4 फैक्टर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, ग्रीन हाउस इफेक्ट इन एटमॉस्फेयर, इंडस्ट्रियल और डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग। वन बाय वन हम देखेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड इट्स डिप्लीशन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में है वो हमको बचाता है, अर्थ को बचाता है अल्ट्रावायलेट किरणों से सूरज की, और उसका जो डिप्लेशन है वो कंट्रीब्यूट करेगा कि अगर वो घट जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर में, तो एक्सेस एक्यूमुलेशन जो होगा, ज्यादा जमाव अगर होगा गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो ओजोन और वाटर वेपर जो है रिस्पॉन्सिबल है डिस्टर्ब करने के लिए द एनर्जी बैलेंस एंड दस इंक्रीजिंग द हीट ऑन अर्थ। तो इसकी वजह से ये सब ज्यादा आएंगे तो फिर अर्थ के ऊपर जो है इंक्रीज कर जाएगा हीट, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगा। इंडस्ट्री की बात करें तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है और जो मैन का लाइफ स्टाइल है, हैव रिजल्टेड इन अनप्रेसिडेंटेड राइज ऑफ दिस गैसेस। भाई क्यों सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा राइज होगा, लेकिन राइज हो गए हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। दिस इज बिकॉज दे एक्ट इन लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइक ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस। और ये लोअर लेवल में एटमॉस्फेयर के एक्ट करते हैं, जैसे कि ग्लास होता है ना ग्रीन हाउस का, उस तरीके से नीचे एक अंदर ही एक इंसुलेटेड एरिया। डिफोरेस्टेशन, तो डिफोरेस्टेशन किस तरह से जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो क्लियरिंग अवे ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑन अ लार्ज स्केल हैव पोज्ड सेवरल डेंजर। तो अगर आप क्लियर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डेंजर हो रहा है लाइफ को अर्थ पे। ट्रीज आर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन एयर। तो जो जिंदगी है, ट्रीज वगैरह वो सब क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन आपको प्रदान करते हैं, लाइफ गिविंग गैसेस। दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है, यानी कि उपज वाली जो शक्ति है, उसको भी ये बैलेंस करते हैं पेड़ पौधे। इन देयर एब्सेंस विंड ब्लो अवे द टॉप सॉइल। अगर ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो धूल उड़ेगी चारों तरफ एटमॉस्फेयर में। द डस्ट इन एटमॉस्फेयर प्ले अ की रोल इन रिफ्लेक्टिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बैक टू अर्थ। और ये जो डस्ट वगैरह है ना एटमॉस्फेयर में, बहुत रोल प्ले करता है कि वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जो है कि वापस जो है अर्थ की तरफ जो है रिफ्लेक्ट बैक कर दे। नेक्स्ट है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम टू एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस किए हैं। द एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ सम गैसेस like carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon, ozone and water vapor balance and thus increasing heat on earth. Fossil fuel based industries and man's lifestyle have resulted in unprecedented rise of these gases known as greenhouse gases. This is because they act in lower level of atmosphere like glass of greenhouse. We have seen a greenhouse which is covered with a glass. It allows the sun rays to penetrate into greenhouse but block the radiation of the heat from the greenhouse back into atmosphere. तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत ज्यादा जो जमाव हो रहा है इन गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो ओजोन और वाटर वेपर बैलेंस करते हैं, तो ये बैलेंस नहीं रह पाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा अर्थ का टेम्परेचर, हीट इंक्रीज करने लगेगा अर्थ पे। अब यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री है और जो इंसान की लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जैसे कि अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ना सोचा हुआ जो है कि बहुत ज्यादा राइज हो गया है गैसेस में, और जिसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये जो ग्रीन हाउस गैस है ना, ये लोअर लेवल पे एक्ट करते हैं। जिस तरह से हमने देखा हुआ है कि ग्रीन हाउस ग्लास बनाते हैं तो उसमें सूरज की उन किरणों को आने देते हैं जो फायदेमंद है और बाकी सब रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, तो उसी तरीके से बिल्कुल
क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में इम्बैलेंस होगा तो दिक्कत तो आ ही जाएगी। नेक्स्ट, अब इसमें बस डायग्राम बनाना है, आपको डायग्राम के साथ समझाना है, और ये एंड अप हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।